भूगोल में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पाठ से पृथ्वी के उत्पत्ति का प्रारंभिक सिद्धांत पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों को पृथ्वी की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत पढ़ाऊंगी। बच्चों, पृथ्वी की उत्पत्ति के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तारों का निर्माण एवं ग्रहों का निर्माण सम्मिलित है। इसका विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। एक सिद्धांत है जिसको बिग बैंग कहते हैं। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। यद्यपि इनका सिद्धांत आंशिक रूप से ही माना जाता है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। अब कौन कौन सी अवस्थाएं हैं देखिए। पहला, शुरू में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान तथा घनत्व अनंत था। दूसरा है, बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भीषण विस्फोट हुआ। इस प्रकार की विस्फोट प्रक्रिया से बहुत बड़ा विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का मानना है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्षों पहले हुई थी। ब्रह्मांड का विस्तार आज भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ परिवर्तित हो गई। विस्फोट के यानी कि बैंग के बाद 1 सेकंड में के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की गति धीमी पड़ गई। मतलब जो भी ब्रह्मांड में विस्तार हुआ वो मुश्किल से बहुत ही छोटे अल्पांशी समय में हुआ, जो 1 सेकंड ही लगभग था। और उसके बाद जो 1 सेकंड में जो विस्तार हुआ उसके बाद से विस्तार की गति धीमी पड़ गई और बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। यानी पहले परमाणु का निर्माण बिग बैंग के जो विस्तार है उसके साथ ही माना जाता है। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। इसके पूर्व ब्रह्मांड में परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण नहीं हुआ था, लेकिन जब बिग बैंग घटना हुई, जब विस्फोट हुआ, उस छोटे से शुरू में सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड बना है वो एक छोटे गोल परमाणु के रूप में ही थे। लेकिन जैसे विस्फोट हुआ उससे ब्रह्मांड की विस्तार हुई और उस विस्फोट के साथ ही परमाणु का निर्माण हुआ। तो ये बात समझ में आ गई आप लोग। इसको आप लोग ठीक से एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 केल्विन तक गिर गया और परमाणुवीय पदार्थ का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड कैसा हो गया? पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल महोदय ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा रहा है। मतलब इन्होंने कहा है, किसने? हॉयल महोदय ने, कि कोई भी अवस्था ब्रह्मांड की हो, लेकिन सभी अवस्थाओं में जो ब्रह्मांड है वो एक जैसा ही रहा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही
पक्षधर हैं। तो सेकंड है तारों का निर्माण। दूसरा जो है वो है, अभी तक हमने ग्रहों के निर्माण की चर्चा की और दूसरा है तारों का निर्माण। तो इन्होंने कहा कि जो पिंड था ब्रह्मांड में उसमें बहुत विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के साथ ही बहुत कुछ बदल गया, है ना। इससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मांड में तो तारे भी हैं, सूर्य भी हैं, ग्रह भी हैं, तो इन सब का निर्माण जो है उस विस्फोट के साथ हुआ और वहाँ का तापमान भी बदल गया। वहाँ पर कुछ परमाणुवीय तत्वों का निर्माण हुआ। आकाशगंगाओं के बीच, जो आकाशगंगाएं थी उनके बीच में बहुत दूरी हो गई, यानी कि कई आकाशगंगाएं हो गई। तो इस तरह से ये बात इन्होंने बताई बिग बैंग सिद्धांत के अंतर्गत, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। दूसरा है तारों के निर्माण की बात। तो ऐसी मान्यता है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्षों पहले हुआ। आकाशगंगाओं में असंख्य तारे पाए जाते हैं। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से लेकर 1.5 लाख यानी कि 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। आकाशगंगा का निर्माण प्रारंभ में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन से हुआ, जिससे निहारिका कहा गया। हमने शुरू में आप लोगों को निहारिका के बारे में बताया था कि किस तरह से निहारिका से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस निहारिका में गैसीय बादलों के झुंड विकसित हुए। बहुत सारे झुंड थे बादलों के, जो गैसों के होते हैं, जो बाद में गैसीय पिंडों में बदल गए। इन्हीं गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ। अगर गैस क्या होता है बच्चों, आप जानते हो, गैस जिसका जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कभी ट्रांसपेरेंट होता है, जो हवा होती है या हवा जैसी जो वस्तुएं होती हैं, है ना, तो उसको हम लोग गैस कहते हैं। तो निहारिका जो थी, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं में हाइड्रोजन गैस से बने बादलों के संचयन था। बहुत सारे झुंड थे बादलों के, और ये झुंड क्या थे, जिनको निहारिका कहा गया। ये निहारिका जो थी वो गैसीय बादलों के झुंड से विकसित हुए, जो बाद में पिंड में बदल गया। धीरे धीरे वो ठोस रूप लेता गया। गैसीय पिंडों से तारों का निर्माण हुआ, तो फिर क्या बना, उससे तारे बन गए। यानी बहुत सारे छोटे छोटे पिंड थे जो गैस के, जो क्या बन गए, तारे बन गए। और आपको पता है कि तारों में क्या होता है, अपने प्रकाश होता है। गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। ग्रहों का निर्माण। तारों के निर्माण के बाद तीसरा है ग्रहों का निर्माण। पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति, फिर उसके बाद तारों का निर्माण, अब है ग्रहों का। ग्रहों के विकास की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था है ग्रहों का निर्माण, है ना, इनकी 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्रथम अवस्था, निहारिका के अंदर गैस की गुंथित झुंड के रूप में तारे पाए जाते हैं। इन गुंथित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में गैसीय क्रोड का निर्माण हुआ। इस गैसीय क्रोड के चारों ओर गैस व धूल कणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित हुई। दूसरी स्थिति क्या हुई, पहले वो गैसों का झुंड हुआ, फिर एक तश्तरी जैसा शेप आया। फिर दूसरी अवस्था में, इस अवस्था में गैसीय बादल का और संघनन आरंभ हुआ और घना होता गया, और तथा क्रोड को ढकने वाले पदार्थ छोटे गोलों के रूप में विकसित हुआ। ये छोटे गोले पारस्परिक आकर्षण प्रक्रिया के द्वारा ग्रहाणुओं के रूप में विकसित हुए। ये ग्रहाणु गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप आपस में जुड़ गए। समझ में आया? क्योंकि सब में गुरुत्वाकर्षण था, तो ये जितने भी अणु थे वो आपस में क्या हो गए, जुट गए। तो ये तो इसकी हो गई दूसरी अवस्था, पहली अवस्था और दूसरी अवस्था। तृतीय अवस्था में ग्रहों के विकास की इस अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे छोटे अणुओं ग्रहाणुओं से
संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में निर्मित हुए। फिर वही जो थे वो पिंड बन गए और ठोस हो गए और इस प्रकार से ग्रहों का निर्माण हुआ। अब हम बात करते हैं सौरमंडल की। सौरमंडल में आपको पता है कितने सौरमंडल जो है ग्रहों और सूर्य और ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। अभी तक प्लूटो को भी यह एक ग्रह माना जाता था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोल की संगठन ने अपनी बैठक में इसे एक बौने ग्रह के रूप में परिभाषित किया। तो अब अगर आपसे पूछा जाता है कि बौना ग्रह कौन सा है, तो आप क्या कहोगे? प्लूटो, ठीक है ना। बौने ग्रह का नाम है प्लूटो। सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आंतरिक ग्रह, दूसरा है बाह्य ग्रह। यानी कि आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। बुध, शुक्र, मंगल तथा पृथ्वी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। बुध, शुक्र, मंगल तथा पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में माने जाते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों तथा धातुओं से बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले हैं। समझ आ रहा है बच्चों? ये है आंतरिक ग्रह। और दूसरा है बाह्य ग्रह। ये 4 ग्रह बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह कहा गया है। बृहस्पति की भांति होने के कारण इन ग्रहों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। ये ग्रह आकार में अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तथा इनका घनत्व कम होता है। जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल चारों का घनत्व बहुत अधिक है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण का घनत्व उनसे कम है। इसके कारण इनका संघनन वायुमंडल हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस से बना है और इनको हम लोग कहते हैं जोवियन ग्रह, ठीक है। तो इस प्रकार उल्लेखनीय तथ्य यह है कि आंतरिक ग्रहों को पार्थिव ग्रह और बाह्य ग्रहों को जोवियन ग्रह कहा जाता है। पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में क्या अंतर है? तो बच्चों, पार्थिव एवं जोवियन ग्रहों में निम्नलिखित अंतर है। पहला, पार्थिव ग्रह आकार में छोटे होते हैं, जोवियन ग्रह आकार में बड़े होते हैं। पार्थिव ग्रह सूर्य की अपेक्षा कम दूरी पर होते हैं, है ना, और जबकि जोवियन ग्रहों की दूरी अधिक होती है। पार्थिव ग्रहों की संरचना चट्टानी है, जबकि जोवियन ग्रहों की संरचना गैसीय है। पार्थिव ग्रहों के उपग्रहों की संख्या कम है। पृथ्वी का केवल 1 ही तथा मंगल के 2, जबकि जोवियन ग्रहों के उपग्रहों की संख्या अधिक है। बृहस्पति के 16, शनि के 30, अरुण के 17 तथा वरुण के 8 उपग्रह हैं। तो ये था बच्चों ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल। इसको आपने आज पढ़ा और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। आप लोग पढ़ लीजिए जितना मैंने आज पढ़ाया। इस पर हम फिर प्रश्न पूछेंगे, आपको प्रश्न भेजे भी हैं, तो इसके पीछे इस चैप्टर के पीछे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आगे मैं आप लोगों को जो है और पढ़ाऊंगी, जिसमें हम उपग्रहों की या चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करूंगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।